हेलो। हाँ चिराग साहब। जी जी हाँ, आगे एकदम क्लियर। शुरू करूं? हाँ कर दीजिए। मैं पहले इंट्रो बोलूंगा, उसके बाद जब नमस्कार करेंगे तब क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जन सरोकार के मुद्दे पर अपने विचार रखना, संघर्ष करना और राष्ट्रभक्ति की बातें करना पसंद है, और वो ये चाहते हैं कि हमारे देश में अमन चैन के साथ राष्ट्र उन्नति करे। लेकिन कुछ संकुचित सोच वाले लोग इतने खूबसूरत देश को अपनी कट्टरवादी सोच, जातिवादी सोच और धन बल एकत्रित करने के चक्कर में देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। देश की उन्नति के लिए सोचने वालों की कमी नहीं है। उन्हीं में से एक हैं श्री हेमराज जैन। हेमराज जैन साहब यूं तो प्रोफेशनली इंजीनियर रहे हैं और अब सेवानिवृत्त होकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। उनसे देश की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए आपको मिलाते हैं श्री हेमराज जैन साहब से। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आप भारत देश में कौन सी प्रमुख समस्याएं देखते हैं और उनका समाधान किस तरह से करेंगे? देखिए समस्याएं तो दिख ही रही हैं, बहुत सारी हैं, आर्थिक भी हैं और अभी तो किसानों के भी आंदोलन चल रहे हैं जो कि 2/3 लोग हैं जो कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर हैं और जो कि लाखों की संख्या में जिन्होंने आत्महत्याएं भी की हैं। तो कुछ लोग चाहे ठीक पैसा कमा रहे हों या प्रगति दिखती हो बाहर से, लेकिन अंदर से हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सही नहीं है और मिलिट्री मैटर्स के अंदर भी सीमाओं पर चीन का, पाकिस्तान वगैरह का भी, अफगानिस्तान का भी मसला आया है। ये भी समस्याएं हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इनका समाधान 5 चीजों में निहित है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इन 5 चीजों को लेकर आगे बढ़ेगी तभी इन समस्याओं को दूर कर पाएगी। वो 5 चीजें कौन सी हैं सर? 5 में सबसे पहले तो डेमोक्रेसी, दूसरा है आपका प्रजातंत्र हो गया यानी कि, और दूसरा आपका है फिर धर्मनिरपेक्षता, तीसरा है समाजवाद जिसका मतलब है कि जो संयुक्त पूंजी है, प्राइवेट कैपिटल और स्टेट कैपिटल दोनों प्रॉफिटेबली यूज हों। चौथा है फेडरलिज्म, संघीयवाद जिसको बोलते हैं हम लोग, और 5वां है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं हो पा रही है। हमको ये पता नहीं कि हमारी टेरिटरी कितनी है जी। लोग तो यही समझते हैं कि जो भारत का नक्शा है यही हमारी टेरिटरी है जी, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अभी भी जो देश का बंटवारा हुआ है जी, वो लीगली वैलिड नहीं है एक्चुअली। जब तक कि जो लोगों को विस्थापित किया गया जबरदस्ती, जिसमें वो 16 करोड़ की आबादी है, उनको ड्यूअल सिटीजनशिप न मिले, और ड्यूरन लाइन चूंकि अफगानिस्तान नहीं मानता, तो जो ये 4 देश हैं आपके, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हमारी टेरिटरी ये है बेसिकली। और बाकी सब पार्टी जो है अभी जो बंटवारे के बाद टेरिटरी रह गई है, ये उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये समझते हैं कि हिंदू का देश है तो खाली हिंदुओं के साथ ही रहना है, मुसलमानों के साथ हम चाहे रहें ना रहें या उनको नेग्लेक्ट भी कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी टेरिटरी मिनी सार्क की टेरिटरी है जिसमें 700 मिलियन यानी 70 करोड़ मुसलमान रहते हैं। सर एक सवाल यहाँ पे कि अगर भारत जो है अपनी टेरिटरी जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मान के चले, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो वहाँ रह रहे हिंदुओं को जो है सम्मानजनक जीवन नहीं देते हैं, ये भारत सरकार का आरोप है। तो इस ऐसी स्थिति में एक तरफा प्रेम मोहब्बत भारत दिखाए और वो लोग तीनों पड़ोसी देश ना दिखाएं, तो ये कैसे समाधान होगा? ये कैसी जो है बात है कि एक तरफ से मोहब्बत हो, दूसरी तरफ से रिस्पेक्ट ना हो उनकी?
नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे कि देखिए, मुझे पार्टीशन में कोई एक बुनियादी तौर से या सिद्धांत तौर से कोई आपत्ति नहीं है जी। आपत्ति मुझे ये है कि आपने जो जनता वहां से फोर्सफुली बाहर निकाल दी जी। तो उसकी वजह से क्या है कि सांप्रदायिकता इस रीजन में इतनी हो गई है, इतना जहर घुल गया है सांप्रदायिकता का कि अब ये देश, ये बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये चारों ही देश, तीसरा तो चौथा तो मैं अफगानिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। जी। वरना तो मैं 3 की बात कर रहा हूँ जो कि हमारा पुराना भारत था। जी। ये शांति से रह ही नहीं सकता। उसका कारण है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, शायद 2013 की बात। जी, 13 में हुए थे। जी। हाँ, तो उसमें से कोई 70-1 हजार के करीब लोग थे जो गांव से हटके मुजफ्फरनगर जिले में कहीं उनका टेंट लगा दिया था, रिफ्यूजी का शरणार्थी। जी। तो उस वक्त ये बात हुई थी कि भाई इनको वापस गांव में भेजो, वरना जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो गुंडे लोग हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जी। और वो फिर सांप्रदायिकता का जहर मर ही नहीं सकता जब तक कि उनको आप दोबारा वहां पर नहीं भेजोगे और उनको वहां पर मतलब कानून व्यवस्था बना के स्थापित नहीं करोगे। ये एक कॉमन सेंस की बात है। जी। तो जब आपने पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से, जी। हिंदुस्तान से तो मुसलमानों को, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो एक बात और भी हुई कि आज़ादी के समय को जो हटाया सो हटाया, बाकी सारे हिंदू जो 20% थे वो भी निकाल दिए उन्होंने। जी। हिंदुस्तान में कम से कम जो मुसलमान थे 13% से ऊपर कम से कम नहीं रहे, बल्कि थोड़े से बढ़ ही गए, अगर इलीगल इमिग्रेंट को भी अगर आप शामिल कर लो तो। जी। तो ये जो हमारा, जब अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं करते हैं, मुझे कोई सैद्धांतिक रूप से उससे आपत्ति नहीं है। भाई कोई साथ नहीं रहना चाहता तो घरों में भी 2 भाई अलग हो जाते हैं, इससे क्या बड़ी बात। जी। लेकिन सवाल है, आप ये तो नहीं कर सकते कि जो जिसकी मातृभूमि थी उसको वहां से खदेड़ दो, आप वहां से निकाल। तो उनको आप अगर वापस, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको यहाँ से वापस भेज दिया जाए, कम से कम ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता तो दे सकते हो, बस ताकि जो जैसे मान लो सिख हैं या हिंदू हैं जो आपके पाकिस्तान से आए, जो बंगाली हिंदू हैं जो कि आपके बांग्लादेश से आए, वो वहाँ पर कम से कम जा सकें, घूमने जाएं या कोई प्रॉपर्टी ले लें, बिजनेस करें, उनके मर्जी आ जाएंगे तो जाएं, इधर भी रहें उधर भी रहें। जी। तब क्या होगा, ये सांप्रदायिकता तभी खत्म होगी, उसके बिना खत्म नहीं हो सकती, कोई कितना भी जोर लगा। लेकिन सर, केंद्र में जो सरकार है वो सांप्रदायिकता खत्म करने के उपाय करने के बजाय अपने हथकंडों, कारगुजारियों से सांप्रदायिकता को और बढ़ाने का काम कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो एक्चुअली बहुत क्रूडली कर रहे हैं, वरना यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, इवन कांग्रेस भी, आप सोचिए कि जब उन्होंने हिंदुओं या सिखों को जैसे मान लो पाकिस्तान से भगाया था, तो उस वक्त तो गांधी भी जिंदा थे, नेहरू थे, पटेल थे, इन्होंने वापस क्यों नहीं भेजा उनको वहाँ पे? ये उनको यहीं रख के बैठ गए, रिफ्यूजी बना दिया, यहाँ की नागरिकता दे दी, तो आपने तो जो गुंडों को, सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बुलंद कर दिए आपने। तो इसका मतलब नेहरू और गांधी की भी ये बहुत बड़ी भूल थी और गलती थी। सबसे बड़ी तो उन्हीं की थी, पार्टीशन तो उन्होंने करवाया था। पार्टीशन तो, एक बात और बताऊं मैं आपको, मैंने आपको 5वीं बार टेरिटरी क्यों कहा है। जी। तो यूँ समझ लीजिए कि हम चूंकि राजस्थान के रहने वाले, हम प्रिंसली स्टेट्स में थे, हम कोई ब्रिटिश इंडिया के पार्ट तो नहीं थे उस समय। बिल्कुल। तो कम से कम जितने भी ये राजा लोग थे, इन्होंने चूंकि तलवार के जोर पे टेरिटरीज ली हुई थी, तो वो टेरिटरी के महत्व को समझते थे। जी। जिस आदमी को अपने देश की टेरिटरी की हिफाजत करना नहीं आता है, उसको तो राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती है। जी। तो ये जितने भी थे आपके गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना या लियाकत अली, सोहरावर्दी वगैरह, ये तो सब मतलब एक हम्बक थे, ये पॉलिटिशियन क्या थे, हम्बक थे। अच्छा जैन साहब, आप हिंदुस्तान में यानी कि भारत में किस पॉलिटिकल पार्टी को देश के विकास, आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाने वाला मानते हैं, और किस राजनीतिक पार्टी से जो है आप जुड़ना पसंद करेंगे या जुड़े हैं? देखिए, बाकी सब पार्टियां तो ऐसी हैं, एक पार्टी ऐसी है कि जिसने, जो मैं चाहता हूँ मेरे आइडियोलॉजी के हिसाब से 27 पॉइंट्स है, जो कि लिबरेशन पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने एजेंडा के अंदर अपलोड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। जी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो शायद ये पार्टी इसके बारे में सीरियस है। अगर सीरियसली चलेगी तब तो मेरा ऐसा मानना है कि ये देश की समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, वरना मेरे हिसाब से तो अगर ये कोई पार्टी इसको नहीं बढ़ाती है तो
मुझे हिंदुस्तान का भविष्य नजर नहीं आता। अच्छा सर, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया अगर आपको कोई जिम्मेदारी देती है, अभी आप यूएसए में हैं, कोरोना काल में वहाँ रुक गए थे, अब आप आएंगे इंडिया, तो आप इसमें जो है किस तरह से जो है सेमिनार करके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करके लोगों को अपनी नॉलेज का जो है लाभ पहुंचाते हुए एक स्वच्छ और मजबूत राजनीति का सूत्रपात करेंगे क्या? हाँ डेफिनेटली, अगर उसमें ये है कि जैसे मैंने क्या 27 पॉइंट्स जो दिए हैं, जो इस पार्टी ने अपने एजेंडे पे चढ़ाए हुए हैं, उसमें से बाकी भी ये सब इम्पोर्टेंट है, मगर दो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है कि अब एक तो है जो मैंने किसानों के बारे में जैसे कहा है कि आप हैरान हो जाएंगे इस बात को देखकर कि 1000 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है, जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस भी हुआ था 2016 में जी। इनकम टैक्स से जो कि फेक फार्मर्स हैं कुछ 10 लाख के करीब, ये उसको नहीं ले रही है, जबकि किसानों की समस्या उसी से ही सॉल्व होगी। तो एक तो मैं काम करूंगा, सबसे पहले तो चाहूंगा कि पहले तो ये रिकवर किया जाए, गवर्नमेंट नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करवाया जाए। और दूसरा जो है सांप्रदायिकता खत्म अब तो तब होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता जो बढ़ी है इंडिया के अंदर, उसके अंदर में दोष हिंदुओं को तो देता ही हूँ, इन्होंने 100 कमीशन किया उन्होंने, मगर उतने ही दोषी मुसलमान भी हैं बाई देयर एक्ट ऑफ ओमिशन, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कभी भी स्टेटस को एंटे को बहाल करने की पिटीशन ही नहीं लगाई, जबकि मैंने अखबारों के अंदर देश के और विदेशों के भी अखबारों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, इंडिया की लीडिंग मुस्लिम न्यूज़पेपर्स के अंदर छापा कि अरे भाई तुम लगाओ तो सही, लेकिन वो नहीं लगाया। उन्होंने कई तो कहते थे हमको डर लगता है, जबकि देखा जाए तो कैसे मुसलमान है जो खुदा के अलावा किसी और से भी डरते हैं। एकदम सही कह रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो इन दो के ऊपर मैं काम करना चाहूँगा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे यहीं पे, सर एक सवाल रोकेंगे बीच में, आपने किसानों को बात कही कि ये समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का किसान आंदोलन कर रहे किसानों पे ये आरोप है कि वो बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बातचीत के जो है रास्ते खुले हैं, तो क्या किसान नेता बात समझा नहीं पा रहे हैं अपनी सरकार को? इसमें आप कुछ किसान नेताओं की मदद करेंगे जब इंडिया आएंगे? नेताओं की तुलना में किसानों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि किसानों का काम ये नेता ही नहीं होने दे रहे हैं। ये मैंने कईयों के थ्रू इनसे बात भिजवाई, इनके बारे में मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी किसान नेताओं से कईयों को अगर मैं खुद सर एक सवाल, अगर मैं खुद आपको चंदूड़ी जी से और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ये जो मेन प्रमुख लीड कर रहे हैं किसान आंदोलन को, अतुल कुमार अंजान, इन सबसे हम आपको 1 to 1 मिलाएं, तो इनके साथ संवाद करके आप प्रधानमंत्री की जो टीम है उनसे बात करके ये 3 कानूनों पे समाधान निकालने के लिए तो आप पहल कर सकते हैं अपने स्तर पर राष्ट्रहित में। हाँ देखिए, अगर आप इनसे, मेरा ऐसा मानना है कि वैसे चाहे इन्होंने व्हाट्सएप पर नहीं दिया हो, विचार नहीं किया हो, लेकिन 1 to 1 वार्ता का बहुत फर्क पड़ता है जी। तो अगर आप मुझे इनके पास ले जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इनको कन्विंस कर लूँ। मैं जितने नाम मैंने लिए मैं सबसे आपको 1 to 1 मिलवा दूंगा। हाँ, तो ये मान जाते हैं तो फिर अगर मोदी जी नहीं भी माने तो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, ये तो कानून है, हम सुप्रीम कोर्ट से करवा लेंगे, मोदी जी क्या कर लेंगे। मोदी जी उतने पावरफुल नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं उनको, एक्चुअली लोग अभी तक ये भी समझ पा रहे हैं जी। तो सर बात दिल्ली कब आएंगे? देखिए, जिस दिन भी दो चीजें हो गई ना, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का केस लग गया और 1000 लाख करोड़ रुपया वसूल करा के और कम्प्रीहेंसिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लगा के, और ये 40 जो आइटम्स हैं, अभी तो 23 हैं, 40 आइटम MSP के बना के किसानों को अगर राहत पहुंच गई तो हिंदुस्तान तो वैसे ही आर्थिक रूप से और हर तरह से ऊपर आ जाएगा। तो सर मोदी जी चाहे जी बोलिए। मोदी जी चाहे ना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आप इंडिया कब आ रहे हैं, कुछ आइडिया बताएं। कभी भी आ सकते हैं, हम तो अभी भी आ जाए। नहीं तो हम इन लोगों से आपकी मीटिंग फिक्स कराते हैं, क्योंकि देश हित में, जनता के हित में ये बहुत जरूरी है कि किसान आंदोलन रुके और किसानों की जायज मांगों को सरकार माने और देश आगे बढ़े।
जनता का भी फायदा हो। हाँ नेचुरल है। आपने देखा होगा, मैंने आज भी सारे किसान नेताओं को, शायद आपको भी किया है, व्हाट्सएप पे किया कि देखो 9 आदमी मर गए वहाँ। जी जी जी। 9 आदमी मर गए, 4 किसान भी थे। मैंने कि तुम क्यों आदमी को मरवा रहे हो, क्यों खामखा परेशान हो रहे हो? 1000 लाख करोड़ रुपया वसूल करो, 40 MSP का कंप्रीहेंसिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, और 2/3 जनता अगर ऊपर आ जाएगी तो देश तो वैसे ही ऊपर आ जाएगा भाई। तो जैन साहब, आप फिर जो है, इतना इम्पोर्टेंट इशू है ये, देश में 2 समस्याएं जैसे कि आपने बताई कि फौरन हल होना चाहिए, एक तो सांप्रदायिकता और ये किसान आंदोलन, किसानों की मांगे पूरी हो और देश आगे बढ़े। तो इस पुण्य के लिए, इस नेक काम के लिए, तो मेरे हिसाब से इस वक्त आपको जो है इंडिया में होना चाहिए। मीटिंग मैं करा दूंगा इन सब। ठीक है, मैं हाँ तो ठीक है, मैं अपने परिवार से बात करता हूँ और मैं टिकट बुक करा के आता हूँ। ओके, नमस्कार। नमस्कार।